है मंजिल मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं, घर पर माँ को मेरी जीत का इंतजार है। हेलो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख ही ली होंगी, सीयूटी बायो का, सीयूटी 2025 का जो बायो का सिलेबस है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपका अगर सीयूटी एग्जाम देना है तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने होंगे। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं तो सबसे पहले हमको उसको सिलेबस पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सिलेबस अगर इसको हम ध्यान में रखते हैं, इस सिलेबस को देखते हुए अगर हम अपनी तैयारी को करते हैं तो हमारे एग्जाम में 100% मार्क्स गेन हो सकता है। तो यही सभी बातें आज आप अपनी क्लास में देखेंगे कि क्या जो सीयूटी बायो का जो पोर्शन है इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं और उस टॉपिक में भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते ही होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि सीयूटी बायोलॉजी में, या फिर आप सोच रहे हो सीयूटी बायोलॉजी से देना, सीयूटी बायोटेक्नोलॉजी से देना, सीयूटी बायोकेमिस्ट्री से देना, या फिर सीयूटी बायोलॉजिकल स्टडीज से देना। अगर इसके एक पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए अगर एग्जाम देने की सोच रहे हो कि हम बीएससी इसमें कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम बीएससी बायोकेमिस्ट्री से करेंगे, है ना, हम सर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से करेंगे, सर हम बीएससी बायोलॉजी से करेंगे। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से आपके यूनिट्स पढ़ने होंगे, उन्हीं सभी बातों को देखेंगे। लेकिन यहां पे आपके सामने देखने को मिल रहा होगा सर सिलेबस ऑफ क्लास 12। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो आपका यहाँ पे नोट किया गया है सिलेबस ऑफ क्लास 12। तो जी हाँ, क्लास 12th में सीबीएसई का जो सिलेबस है ना, सीबीएसई का जो सिलेबस है क्लास 12th वाली जितनी टॉपिक आपको दी गई हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपके सीयूटी एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। यानी कि बोर्ड आप पढ़ लो, आप सीयूटी भी अपेयर कर लोगे। लेकिन बोर्ड और सीयूटी में थोड़ा सा फासला ये हो जाता है कि जो बोर्ड होता है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं और कुछ 10 से 20 क्वेश्चन आई थिंक होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव वाले। लेकिन यहाँ पे अगर सीयूटी की बात करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसमें होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की कुछ भी बात नहीं की जाएगी। तो वहां पे बोर्ड और डिस्क्रिप्टिव में ये एमसीक्यू में थोड़ा सा फासला हो जाता है और ये फासला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हो या फिर इस टारगेट गुरुकुल से जुड़े हो तो आपका बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा और सीयूटी का भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कैसे? लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सीयूटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी डोमेन में। तो आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन में से आपसे 40 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं सर? 40 क्वेश्चन करने रहते हैं और जिसमें से आपका निगेटिव मार्क भी होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के, जो कि आपके सीयूटी एग्जाम में बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला यूनिट है अपना क्लास 12 का। आप लोग में से कुछ लोग क्लास 12 के भी हो और कुछ लोग ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि क्लास 12 पास आउट हो गए होंगे, ड्रॉपर बच्चे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर सोच रहे हो एक साल ड्रॉप ले लिए हैं और ड्रॉप लेने के बाद 2025 में हम लोग सीयूटी के एग्जाम देंगे तो आपके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख लीजिए यहाँ से क्या क्या। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या बताओगे सर? रिप्रोडक्शन, है ना। जो सबसे पहला यूनिट होता है क्लास 12 का वो आता है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। ये प्रजनन जो टॉपिक है ना, यहां से हर बार यानी कि अभी जो भी आपका एग्जाम सर्कुलेट हो रहा है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से अकेले पूछे जाते हैं रिप्रोडक्शन। और कहां कहां से पूछे जाते हैं ये सभी बातें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहला प्रजनन का सबसे पहला ही टॉपिक होता है सर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, उसमें कैसे किस टाइप का प्रजनन होता है ये तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। लेकिन यहां से कैसे कैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले जाते हैं ये हम आपको बताएंगे अपने सारे क्लासेस में, पीवाईक्यू के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ना है सर? रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है जितने भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैप्शन स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, मतलब हर अलग अलग टाइप में
क्या अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये सभी बातें हम लोग इस क्लास में इस यूनिट में पढ़ने वाले होते हैं। फिर हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके सेक्सुअल, एसेक्सुअल यानी कि प्रजनन और लैंगिक और अलैंगिक के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। फिर हम मोड्स की बात करते हैं एसेक्सुअल में, अब लैंगिक प्रजनन में, तो जिसमें से बाइनरी फ्यूजन होता है, यहाँ से आपके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, स्पोरिलेशन पूछे जाते हैं, बर्डिंग पूछे जाते हैं, फिर आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ये सभी चीजें आपने थ्योरी क्लासेस में, आप इसको अच्छे थ्योरी क्लास में मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटेल में पढ़े होंगे, लेकिन यहां से जब भी पूछे जाएंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में अगर बर्डिंग पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए नहीं देगा बर्डिंग क्या होता है, व्हाट इज बर्डिंग, व्हाट इज द मेथड ऑफ बर्डिंग, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्या ये ईस्ट है तो, या क्या ये हाइड्रा है, इसके अंदर बर्डिंग होता है कि नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है भाई मेरे, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये यूनिट हो गया। अब इसी में आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग लैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जिसमें सबसे पहले आप फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, यानी कि एंजियोस्पर्म में जितने भी मेंबर आते हैं उसके बारे में पढ़ते हो। यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट, उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हो फ्लावर की, साथ ही साथ उसकी डेवलपमेंट की बात करती हो कि नर और मादा जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उसमें प्रजनन कैसे होती है, कैसे उनकी निर्माण होती है, गैमेटोफाइट्स, गैमेट कैसे बनते हैं, साथ ही साथ पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन की अगर बात करें तो जो गैमिट होता है एक मेल से फीमेल तक वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सारे चीज बात करेंगे। लेकिन आपके एसयूटी में इसका मतलब नहीं पूछा जाएगा, इसका डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, इसका मेथड नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फैक्टर है, ये जो प्लांट है, कोई भी प्लांट आपको दे देगा, आपका दे देगा कि चाइना रोज दे देगा, या फिर आपका मैंगो दे देगा, शुगर केन दे देगा, कुछ भी दे देगा, राइस दे देगा, उसमें पूछेगा यहाँ पे किस टाइप का पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पूछे जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड वाले जो बच्चे देख रहे हैं, अब बोर्ड वाले बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो केवल सीयूटी ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो, हमको भी कुछ बता दो इंपॉर्टेंट। तो जितने डबल फर्टिलाइजेशन है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इस बार पढ़ लीजिएगा। वो डबल फर्टिलाइजेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, इसको दूसरे नाम से ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। फिर आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 टाइप का होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। एक होता है सर प्री, एक होता है फर्टिलाइजेशन, और एक होता है पोस्ट। अब चाहे तो यहाँ पे अब डिस्कस करें तो पूरी क्लास निकल जाएगी फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन पे, लेकिन हम शॉर्ट में बता दें कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो फ्यूजन हो रहा है उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है, गैमेट कैसे बन रहा है, उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये थोड़ा ब्रॉड है, इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। एम्ब्रियो के बारे में पूछी जाती है कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें किस टाइप का एम्ब्रियो बनता है, एग का फॉर्मेशन कैसा होता है ना, होलोटेंट्रिक होता है कि कितने यॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तमाम सारे बातें यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप बात करोगे कि डेवलपमेंट ऑफ सीड, जो सीड है उसका निर्माण कैसे होता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपसे पूछा जाएगा। कोकोनट है, उसमें से हम कौन सा पार्ट्स खाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आप बताओगे, है ना, कि ये सीड है, इसका कैसे फॉर्मेशन होगा। तो इस तमाम सारे चीज हम लोग पीवाईक्यू के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप यहाँ मेरे पास आ गए हो, हमसे अगर पढ़ना स्टार्ट करो, तो आपको गारंटी है कि सीयूटी 2025 में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें सेंटर में, तो वहां पे आप ऐसे जो एपोमिक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपका पॉली एम्ब्रियोनिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड है, फ्रूट फॉर्मेशन है, ये
तो तमाम सारे बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये रहा अपना पहला यूनिट। पहला यूनिट जैसे खत्म होता है हम आएंगे अपने सेकंड यूनिट। अच्छा, ये पहला यूनिट में थोड़ा सा और टॉपिक दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ये फ्लावरिंग प्लांट की बात कर ले, अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि जो मानव होते हैं, है ना, ह्यूमंस होते हैं, उनमें प्रजनन कैसे होती है। तो यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, कैसे स्पर्म बनता है, किस किस पाथवे से गुजरता है, ये सारा चीज बात करेंगे। ओवा की भी बात करेंगे, यहीं पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फिर टेस्टिस का एनाटॉमी क्या होता है, फिर आपका ओवरी का एनाटॉमी क्या, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैमेटोजेनेसिस मेल में ह्यूमन में कैसे होता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis जो होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना, इसकी बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, है ना। फिर इम्प्लांटेशन क्या होता है, यहाँ से भी प्रेगनेंसी, प्लेसेंटेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये तमाम सारे क्वेश्चन जो है। पार्चुएशन का क्या होता है ना। फिर लैक्टेशन क्या होता है, यानी कि जो बेबी डिलीवर हो गया, मम्मी क्या कर रही है, उसको बेबी को मिल्क फीड करा रही है, तो लैक्टेशन, है ना। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पूछे जाते हैं। फिर आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर लें, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा गए हैं, है ना। पॉपुलेशन कब इंडिपेंडेंट के समय में कितना था और आज के समय में कितना हो गया, किस दर से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सा हम प्रोग्राम यूज करते हैं, है ना। तो ये तमाम सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंट्रोल बर्थ की बात की जाती है, मेथड्स की बात की जाती है, कॉन्ट्राप्शन, मेडिकल टर्मिनेशन की बात की जाती है, आईवीएफ की बात की जाती है, जीआईएफटी की बात की जाती है, फिर जेडआईएफटी की बात की। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब थ्योरी में भी आपसे बोर्ड में भी पूछे जाएंगे और आपके सीयूटी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ये आईवीएफ वाला क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप बोर्ड के लिए भी पढ़ते हो और वही टॉपिक आप पढ़ते हो सीयूटी एग्जाम के लिए। लेकिन अंतर यहाँ पे बस इतना है कि वहां पे आप डिस्क्रिप्टिव लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। ठीक है, अब हम सेकेंड यूनिट की बात कर लें, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, है ना, अनुवांशिकता और विकास की बात कर लें। यहाँ से भी हमको क्या क्या पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात की जाती है, जिसमें से मेंडलिज्म, इनहेरिटेंस की बात की जाती है। ठीक है, तो कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स की, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की बात की जाती है ना। और फिर आप बता लो कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, सीयूटी में भी पूछे जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस हो गए, है ना, क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तमाम सारे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज हम सारा चीज इसको डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगला देख लेते हैं, जेनेटिक्स में ही आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात जब बात करते हैं, तो इसमें डीएनए आरएनए की बात की जाती है, जेनेटिक मटेरियल की बात की जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए की बात की जाती है, पैकेजिंग डीएनए की बात की जाती है ना, डीएनए रेप्लिकेशन की बात की जाती है, सेंटर डॉगमा की बात की जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ ये देखिए, लैक ऑफ जो है आपके बोर्ड में ही पूछे जाते हैं, सीयूटी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी और आपके सीयूटी एग्जाम के लिए भी, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये 3 ऐसे टॉपिक है ना आपके बोर्ड में अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं। और सीयूटी की बात करें तो ये सीयूटी में हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते, एक क्वेश्चन तीनों में से रहेगा तो रहेगा, है ना। वो कौन सा रहेगा वो हम लोग पीवाईक्यू के फॉर्म में जब डिस्कस करेंगे तो वहां से हम लोग देखेंगे। तो ये रहा अपना जेनेटिक्स का टॉप पोर्शन। अब आता है इवोल्यूशन का प्रोसेस, यानी कि विकास वाला पोर्शन। इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यहाँ पे जो जियो टाइम स्केल्स जो होता है ना, आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया होगा, कौन सा पैराजोइक एरिया में क्या कौन कौन से इवॉल्व हुए थे, लेट पैराजोइक एरिया में क्या क्या हुआ था, तो ये तमाम सारे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, है ना। फिर आपका डार्विन का कॉन्ट्रैप्शन जो था उसका वहां से कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं।
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कौन कौन से थ्योरी थे वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या क्या है ना। नेचुरल सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड से भी और सीओटी के एग्जाम से भी। मैकेनिज्म हांडी विरबल जो प्रिंसिपल है यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, है ना। ये बोर्ड में भी आएंगे और सीओटी में भी आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं तो ये चीज आपने सिलेबस अगर खोल के बैठे हो बोर्ड वाले हो तो ये चीज अपने कॉपी में नोट कर लेना। और जितने भी ड्रॉपर वाले बच्चे होंगे उनको तो ऑलरेडी पता है भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे अपने लास्ट ईयर के बोर्ड में, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 यूनिट जैसे ही डिस्कस होता है अपने आते हैं थर्ड यूनिट पे। जो थर्ड यूनिट है वो है बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वॉलफेयर, यानी कुल मिला के 5 यूनिट हैं आपके, जिसमें से तीसरा है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वॉलफेयर, यानी कि जीव विज्ञान और मानव कल्याण के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जिसमें से आता है ह्यूमन एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें पैथोजन होता है, पैरासाइट कॉसिंग होता है, ह्यूमन डिजीज होता है, मलेरिया, फाइलेरिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे टॉक्सिक एजेंट पूछे जाते हैं, इसको क्योरमेंट किससे होता है ना, वेक्टर कौन कौन से होते हैं, ये सारे चीज यहाँ से पूछे जाते हैं। रिंग वर्म हो गया, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, एड्स, ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूजेस, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। फूड की बात कर लें, फूड प्रोटेक्शन, प्लांट ब्रीडिंग कैसे होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, एपीकल्चर, है ना, एनिमल इंडस्ट्रीज, हस्बेंड्री, ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीयूटी के में भी, है ना। ये जितना बस 12th का ही टॉपिक दिया हुआ है, तो 12th का टॉपिक दिया हुआ है तो ये नहीं कि अब इसमें हम कुछ भी स्किप कर दे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और जब आप बैच में आओगे ना तो वहां पे हम इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बताते हैं इसको कैसे। अगर हम बात करें ह्यूमंस इन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉलफेयर की, तो हाउस होल्ड में हम कौन कौन से फूड ऐसे खाते हैं जो कि माइक्रोब्स की मदद से हम उसको बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे इडली, डोसा, सांबर, है ना, ब्रेड, कर्ड, यहाँ पे सब क्या होता है, माइक्रोब्स की यूज की जाती है। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स को क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे होता है, बायो फर्टिलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तमाम सारे बातें हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ने वाले होंगे। और यहाँ से गारंटी है कि आपका क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले होंगे। यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज के दौर में बायोटेक्नोलॉजी, अब जो लोग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले होंगे यहाँ से तो उनके लिए तो रामबाण है, ये सारे सिलेबस तो पूछे जाएंगे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। क्या प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी रिंग कॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का, है ना। एप्लीकेशन क्या क्या है ना, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को कैसे करेंगे, बीटी क्रॉप्स क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना, ये बायोपाइसी क्या होता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा 4th यूनिट। अब आता है अपना 5th यूनिट। 5th यूनिट इंपॉर्टेंट है भैया, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, कोई भी एग्जाम दे लो, इकोलॉजी ऐसा पोर्शन है, इकोसिस्टम वाला ऐसा पोर्शन है जहां से बायो आपके सिलेबस में दिया है तो इकोलॉजी पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा, देखो इकोलॉजी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, परिस्थिति और पर्यावरण की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट है, उसका हैबिटेट क्या क्या हो सकता है, निश क्या क्या हो सकता है, मतलब हम है तो हमारा हैबिटेट क्या है, मछली है तो उसका हैबिटेट क्या है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या क्या होता है, जैसे कई जानवर होते हैं जहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है तो माइग्रेट करके दूसरी जगह पे आ जाते हैं, है ना, गर्मी पड़ने लगती है तो फिर माइग्रेट कर जाते हैं, तो इकोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात की जाएगी, है ना। म्यूटलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन, ये देखो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बनाया होगा प्लस माइनस करके, वहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बता दो कंपटीशन है तो प्लस होगा कि माइनस होगा, ऐसा नहीं, इसका एग्जाम्पल बताओ भैया, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो वहां से एग्जाम्पल जब पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, तो वो चीज हम सभी टॉपिक हम वहां से डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं इकोसिस्टम पैटर्न्स क्या होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, है ना, इसमें एनर्जी क्या होता है, बायोमास क्या होता है, इसका जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनर्जी फ्लो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड वाले भी ध्यान देना, सीओटी वाले भी। ठीक है, तो यहाँ से फिर न्यूट्रिएंट साइकिल में जिसमें कार्बन, फास्फोरस, ये सब इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्बन फिक्सेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉल्यूशन ये तो कॉमन है, ऑक्सीजन रिलीज ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जो लास्ट अपना लेसन होता है बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज,
है ना। बायोडाइवर्सिटी से आपसे क्वेश्चन ना पूछे जाए ऐसा हो नहीं सकता। जैव विविधता जिसको कहते हो, क्या बोलते हो उसको, जैव विविधता कहते हो। ये कब आता है, कब क्या होता है, कैसे इसको संरक्षण कर सकते हैं, है ना, इसका अवधारणा क्या क्या है, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या क्या है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है ना, रेड डाटा बुक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या कौन कौन से हैं। आपसे यहाँ से बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दे देगा, बोल देगा किस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन दे देगा उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, तमाम सारे ऑप्शन दे देगा। तो फिर जिनको पता हो वहां पे टिक कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से नेशनल पार्क से भी देखने को मिलेगा, सेंचुरीज से मिलेगा, हॉट स्पॉट से देखने को मिलेगा। पूछेगा कितना नेशनल पार्क है अपने इंडिया में, है ना, कितने सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर की रिजर्व कितने, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो एयर पॉल्यूशन के से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर पॉल्यूशन, कौन कौन से एजेंट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जहां से ये पॉल्यूशन को इंट्रैप्ट की जाती है, इसको बढ़ाई जाती है, इसको कंट्रोल की जाती है। ठीक है, फिर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ोगे। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन डे कब मनाते हैं, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, ये तमाम सारे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर जो कि आपके पढ़ने होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर सिलेबस तो डिस्कस कर लिए, लेकिन इसको पढ़ेंगे कहाँ और अच्छे से। थ्योरी वाले बच्चे भी, बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान दे दो, और जितने ड्रॉपर वाले बच्चे हो वो भी ध्यान दे दो। सभी के लिए क्या करोगे आप, आपको कुछ नहीं करना है, जितना पढ़े थे उतना पढ़े थे। अब भी बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, है ना, बोर्ड के बाद अपियर हो जाओगे। तो अगर बोर्ड में भी अच्छा नंबर लाना है, साथ ही साथ आप चाहते हो CO2 में भी अच्छा नंबर आ जाए मेरे, तो क्या करोगे आप, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे, जहां पे आपका बेसिक सा इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी, और वो बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे फुलफिल करने के बाद आप जैसे ही आ जाओगे, उस बेसिक इंफॉर्मेशन में COT 2025 का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें एक बैच आपको लॉन्च की गई है, आरंभ बैच, है ना। ये कौन सी बैच है भैया, आरंभ बैच है, एक सेकंड तो, है ना, कौन सी बैच है भैया, आरंभ बैच है। इस आरंभ बैच में आपको क्या क्या मिलेंगे, कंप्लीट आपके थ्योरी पोर्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर, कंप्लीट थ्योरी पोर्शन मिलेंगे आपके आरंभ बैच में, है ना। और इस आरंभ बैच में ये फैसिलिटी है कि आपको बाइलैंग्वेज फॉर्म में मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बाइलैंग्वेज फॉर्म में आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसमें से अगर कुछ लोग, आप लोग BSc वाले हो तो BSc के लिए भी अवेलेबल है, BA के लिए भी अवेलेबल है, BCom, BLLB, BBA, LLB, MBA, तमाम सारे आपके कोर्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे बाइलैंग्वेज फॉर्म में। ठीक है, इसमें कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और साथ ही साथ आपका जितना भी इंपॉर्टेंट PYQ है ना, लास्ट ईयर के बेसिस पे यहाँ पे सारा सॉल्व कराया जाएगा। जिससे यहाँ पे दिया हुआ है क्लासेस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, फुल इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे। और ये बैच कब तक अवेलेबल, अभी आप बैच ले लोगे तो कब तक अवेलेबल रहेगा, तो जब तक आपका COT एग्जाम ना हो जाए, COT एग्जाम देकर आओ तब तक ये आपका बैच वहां पे रहेगा। ठीक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक ये बैच रहेगा। इसको बैच लेने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, गुरुकुल 10। जैसे ही गुरुकुल 10 लोगे तो आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी, और आपका जो भी प्राइस होगा उसका 10% और क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आपके लिए अफोर्डेबल होगा, इसका ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, आप उसको ले लेना। और यहाँ पे आके आप कंप्लीट जूलॉजी का पोर्शन डिस्कस पढ़ाई कर सकते हो, है ना। अगर बायोटेक्नोलॉजी से देना चाह रहे हो BSc, अगर चाह रहे हो कि BSc बायोलॉजी से करें, बायोटेक्नोलॉजी से करें, DU से करना हमको था, है ना। कुछ लोग सोच रहे हो सर BSc हमको किससे करना था, बायोकेमिस्ट्री से करना था, बनारस यूनिवर्सिटी से, तो उन सभी के लिए ये क्या है, कोर्स अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से ले लो। तो रही बात ये चीज, और भी तमाम सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी इसमें, टेस्ट सीरीज हैं, DPP भी हैं, फिर आपका क्या कहते हैं लाइव डाउट सेक्शन है ना, ये पर्सनल मेंटरशिप है, ये तमाम सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये रही आपकी COT बैच के सिलेबस के बारे में। आई होप कि सिलेबस आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सिलेबस जब समझ में आ गया है तो देर किस बात की है, बैच को ज्वाइन करो, और बैच को ज्वाइन करते ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने COT के पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।